नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे श्रीधर पाठक जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और इनमें से आपको एक प्रश्न हर बार जरूर देखने को मिलता है। तो पहले हम पढ़ेंगे श्रीधर पाठक जी को। उसके बाद आपके एक और महत्वपूर्ण कवि हैं, वो हैं आपके रामनरेश त्रिपाठी। आज इन दोनों को जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को और मैथिली शरण गुप्त जी को। आपके ये दो कवि और आगे जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्रीधर पाठक जी का जन्म कब हुआ था? 1859 ईस्वी, जौंदरी, आगरा, यूपी में हुआ था। ठीक है। निधन कहाँ हुआ था इनका? कब हुआ था? 1928 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। साथियों, जो भी है आप, मैंने जो है 1 बजे आज आपके बिल्कुल जो है नेट की क्लास अपलोड कर दी थी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके साथ तो ये श्रीधर पाठक जी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि आधुनिक काल में जब आपको द्विवेदी युग में से प्रश्न मिलता है तो आपके मैथिली शरण गुप्त हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, इसके बाद आपके श्रीधर पाठक हो गया, रामनरेश त्रिपाठी। इन जो ये है, ये कुछ कवि तो ऐसे हैं जिनमें से आपको हर बार एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता ही है ना। तो बिल्कुल हम डीपली से पढ़ रहे हैं। आप आराम से नोट्स बना सकते हो, धीरे धीरे क्लास को बिल्कुल स्लो मोशन में आप देख देख के रोक रोक के क्लास बना सकते हो, है ना। बात करते हैं हम इनके। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कौन से? आपके ये श्रीधर पाठक जी हैं। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना। किनको? श्रीधर पाठक जी को। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ, इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में रचना की थी। किस किस में? ब्रज भाषा में भी और खड़ी बोली दोनों में इन्होंने रचना की थी। आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अगर हम रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आएंगी इनकी जो है अनुदित रचना। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी मौलिक रचनाएं। ठीक है। इनकी अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं साथियों, अगर हम बात करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण रचना है इनकी गडरिये और दार्शनिक। कौन सी? गडरिये और दार्शनिक। बिल्कुल मोस्ट है, आपको मोस्ट लगा लेनी। इनकी रचनाएं बहुत, साथियों, ये आपके जो है श्रीधर पाठक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से कह रही हूँ, आपको इनकी एक एक रचना बिल्कुल क्रम से याद होनी चाहिए, है ना। गडरिये और दार्शनिक की अगर हम सन की बात करते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष तो 1885 ईस्वी। ये जो रचना है, ये ग्रे की रचना सेफर्ड एंड फिलोसफर का अनुवाद है। ठीक है। इसकी भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली है। और छंद कौन सा? इसमें तो लावनी छंद है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ये ग्रे की रचना सेफर्ड एंड फिलोसफर का जो है इसका अनुवाद है। कौन सी? गडरिये और दार्शनिक। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। दूसरी रचना है इनकी एकांतवासी योगी। कौन सी? बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये भी, एकांतवासी योगी। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? तो 1886 ईस्वी। और आपके अगर मैं बात करूं गडरिये और दार्शनिक, इसका प्रकाशन वर्ष कितना था? 1885 ईस्वी। ठीक है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1886 ईस्वी। ये जो रचना है एकांतवासी योगी, ये गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का इसका जो है अनुवाद है। ठीक है। और ये भी जो है आपकी खड़ी बोली और लावणी छंद में जो है इसका प्रयोग हुआ है। साथियों, मैं जो है बिल्कुल किसी प्रकार के ऐसे डिटेल नहीं लिखती हूँ कि हुआ है, हुई है, करता है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ। जो मेन फैक्ट है, मैं डायरेक्ट फैक्ट लिखती हूँ कि खड़ी बोली में रचित है, लावणी छंद है। ठीक है। अब मैं पूरी लाइन ऐसे नहीं लिखती हूँ कि खड़ी बोली में रचित है, लावणी छंद से जो है संबंधित हैं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ। ठीक है। तो आपको समझना है शॉर्ट वे में, और आपको याद रखना है किस प्रकार से जो है, अब आपकी मर्जी है आप किस प्रकार से याद करो। ठीक है। इसके बाद अगली रचना आती है उजड़ ग्राम। बिल्कुल मोस्ट और पहले पूछी गई है, उजड़ ग्राम रचना किसकी है? तो आपके श्रीधर पाठक जी की है। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 1889 ईस्वी। कितनी? 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। गोल्ड स्मिथ की रचना डेजर्टेड विलेज का जो है इसमें अनुवाद किया गया है। ठीक है। और ये रचना जो है साथियों आपके उजड़ ग्राम, ये ब्रज भाषा और रोला छंद से संबंधित है। ठीक है। इसमें ब्रज भाषा का उसमें उपयोग किया गया है। और छंद कौन सा? इसमें रोला छंद। इसके बाद आगे हम बात करते हैं श्रांत पथिक। ये भी आपके बिल्कुल मोस्ट और जो पहले पूछी गई है। ठीक है। श्रांत पथिक रचना का प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी है। ये गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रेवलर का अनुवाद इसमें किया गया है। किसमें? श्रांत पथिक रचना में। और ये भी जो है आपके खड़ी बोली में रचित और रोला छंद से संबंधित है। ठीक है। इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। एक रचना है इनकी इजावेला। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1908 ईस्वी।
किट्स की रचना इजाबेला का इसमें अनुवाद किया गया है। ये भी आपके खड़ी बोली से संबंधित है और रोला छंद जो है इसमें प्रयोग किया गया है। ये तो हो गए साथियों इनकी अनुदित रचनाएं। अब हम बात करेंगे इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है। मौलिक रचना पढ़ने से पहले एक बार आप इनका जो है वापस शुरू से रिवीजन कर लो। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 ईस्वी, जौंदरी गांव आगरा यूपी। निधन 1928 ईस्वी। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रज भाषा और आपकी खड़ी बोली दोनों में ही जो है इन्होंने रचना लिखी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो पहले अनुदित रचनाएं, उसके बाद आपके मौलिक रचनाएं। सबसे पहले हम कौन सी रचना देख रहे हैं? अनुदित रचनाएं देख रहे हैं। ठीक है, अनुदित रचना की अगर मैं बात करती हूँ तो गडरिय और दार्शनिक, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था? 1885 ईस्वी। उसके बाद रचना कौन सी आती है? एकांतवासी योगी, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1886 ईस्वी। ठीक है, अगली रचना है उजड़ ग्राम, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो साथियों 1889 ईस्वी, याद रखना है। श्रांत प्रतीक रचना, इसका प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी और इजाबेला 1908 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक की हमने अनुदित रचनाओं की बातें। अब हम बात करने वाले हैं इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। मौलिक रचनाओं की अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, तो जगत सच्चाई सार, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? 1887 ईस्वी। ठीक है, एक रचना है इनकी मनोविनोद, जिसके 3 भाग है। पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। दूसरे भाग का प्रकाशन 1905 ईस्वी में और तीसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है कि मनोविनोद रचना किसकी है? तो आपके किसकी है साथियों? ये श्रीधर पाठक जी की है। और इसके कितने भाग हैं? 3। पहला 1882, दूसरा 1905 और तीसरा 1912 ईस्वी। ठीक है, इनकी एक वेरी वेरी मोस्ट है कि आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिली होगी कि गुणवंत हेमंत रचना जो है साथियों किसकी है? तो ये किसकी है? श्रीधर पाठक की है। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है। ठीक है, कौन सी? गुणवंत हेमंत। इसके बाद आगे हम बात करते हैं काश्मीर सुषमा। इस रचना का प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था। आराध्य शोकांजलि 1906 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और हिंदी का प्रथम शोक गीत है कौन सा? आराध्य शोकांजलि। ठीक है, इसके बाद अगली रचना है भारत प्रशंसा। 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। भारतोत्थान, भारत उत्थान। ठीक है, 1906 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। वनाष्टक, वनाष्टक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1912 ईस्वी। देहरादून का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1915 ईस्वी। और जॉर्ज वंदना का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1912 ईस्वी। गोखले गुणाष्टक का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी। गोखले प्रशस्ति का जो है प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी। गोपिका गीति का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1916 ईस्वी। स्वर्गीय वीणा का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1916 ईस्वी। सांध्य अटन 1917 ईस्वी। और सुसंदेश का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1917 ईस्वी। बाल विधवा का जो है प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपके 1918 ईस्वी। और अगर मैं बात करूं भारत गीत का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1928 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक हमने की है बात किसकी? इनकी रचनाओं की। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य कि कौन कौन सी रचनाएं जो है साथियों किसके संबंध में क्या क्या तथ्य हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ मैं बात करती हूँ काश्मीर सुषमा और मनोविनोद, ये दोनों रचनाएं हैं इनकी ब्रज भाषा में रचित है। और शेष सभी रचनाएं जो है साथियों खड़ी बोली में रचित है। तो बिल्कुल आपको ये मोस्ट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि जो श्रीधर पाठक की रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं जो है आपके ब्रज भाषा में रचित है और कौन सी है जो खड़ी बोली में रचित है। तो आपको सिर्फ 2 याद रखनी है कि काश्मीर सुषमा और मनोविनोद, ये दोनों आपके ब्रज भाषा में रचित है। बाकी शेष सभी जो है आपके खड़ी बोली में रचित है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं जगत सच्चाई सार रचना है इनकी। ये जो रचना है साथियों दार्शनिक विषयों पर आधारित है। दार्शनिक विषयों पर जो है आधारित है। ठीक है, आधारित यानी आधारित। ठीक है, शुद्ध शब्द यही है आपका। आधारित जो शब्द है वो क्या है? आपके अशुद्ध है। ये आपका अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, दार्शनिक विषयों पर आधारित कविताओं का संकलन सदुक्री शैली का प्रयोग इसमें हुआ है। किसमें? जगत सच्चाई सार में। इसका प्रकाशन वर्ष कितना था? 1887 ईस्वी। काश्मीर जो काश्मीर सुषमा है इसका कितना था? तो 1904 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष था। और मनोविनोद का प्रकाशन वर्ष 3 भागों में हुआ था। पहले भाग का प्रकाशन 1882 में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1905 ईस्वी में और तृतीय भाग का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं काश्मीर सुषमा प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित रचना है। ठीक है,
अगली रचना है आराध्य शोकांजलि। आराध्य शोकांजलि का अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात की तो कितना था साथियों, 1906 ईस्वी। और ये पिता के निधन पर रचित शोक गीत है। कौन सा, आराध्य शोकांजलि। ठीक है। दो रचनाएं हैं इनकी, स्वर्गीय वीणा और सुसंदेश। स्वर्गीय वीणा का प्रकाशन वर्ष कितना था अगर हमने बात की थी तो आप मुझे बताओ कितना था, 1916 ईस्वी। और सुसंदेश का प्रकाशन वर्ष कितना था, तो आपके 1917 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं दोनों की क्या है साथियों, रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है इन दोनों रचनाओं के अंदर। अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख तथ्य या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहले अगर हम बात करते हैं, हिंदी में गांव को कविता का विषय सबसे पहले श्रीधर पाठक ने ही बनाया था। ठीक है। ये खड़ी बोली आंदोलन के समर्थक भी थे। कौन, श्रीधर पाठक जी। हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत के क्या थे, ज्ञाता थे। नगेंद्र ने क्या कहा था, श्रीधर पाठक आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि माने जाते हैं। ठीक है। किसने कहा था, नगेंद्र ने कहा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था साथियों श्रीधर पाठक जी के संबंध में, कि पाठक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाती है। ठीक है। ये किसने कहा था, शुक्ल जी ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। एक विशेषता इनकी, श्रीधर पाठक की परिष्कृत भाषा एवं अभिव्यंजना शैली से प्रसन्न होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1899 ईस्वी में श्रीधर सप्तक लिखकर इनकी स्तुति की थी। ठीक है। ये हो गए आपके श्रीधर पाठक कंप्लीट। आगे हम पढ़ेंगे रामनरेश त्रिपाठी। इनको पढ़ने से पहले जो है साथियों, आप एक बार फटाफट से जो है आपके श्रीधर पाठक जी को जो है रिविजन कर लो। ठीक है। हमने बात की थी इनके जन्म की 1859, निधन 1928। ठीक है। यह आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि थे। शुक्ल ने क्या कहा था, इनको स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक माना था। ये खड़ी बोली और आपकी ब्रजभाषा दोनों में रचनाएं इन्होंने की थी। इनकी अनुदित रचनाएं कौन सी हैं, गडरिये और दार्शनिक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1885 ईस्वी था। एक रचना थी इनकी एकांतवासी योगी, 1886 में उसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। उजड़ ग्राम रचना थी इनकी 1889 ईस्वी में उसका प्रकाशन वर्ष था। श्रांत पथिक रचना इनकी जो है 1902 ईस्वी में उसका प्रकाशन वर्ष था। ठीक है। एक रचना थी इनकी इजावेला, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था, 1908 ईस्वी था। उसके बाद हमने इनकी मौलिक रचनाएं पढ़ी थी। मौलिक रचनाओं की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ी थी जगत सच्चाई सार, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था साथियों, 1887 ईस्वी। उसके बाद हमने बात की थी मनोविनोद रचना इनकी, जिसके 3 भाग थे। पहले भाग का प्रकाशन 1882, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1905 और तृतीय भाग का प्रकाशन 1912 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत का जो इसका प्रकाशन वर्ष था कितना, 1900 ईस्वी। और अगर आगे हम बात करते हैं काश्मीर सुषमा रचना थी इनकी 1904 ईस्वी में उसका प्रकाशन हुआ था। आराध्य शोकांजलि 1906 ईस्वी में उसका प्रकाशन था। भारत प्रशंसा 1907 ईस्वी में उसका प्रकाशन था। भारत उत्थान 1906 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष था ना। वनाष्टिक वनाष्टक जो है 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। देहरादून का प्रकाशन 1915 ईस्वी है। जॉर्ज वंदना का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1912 ईस्वी है। गोखले गुणाष्टक का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1915 ईस्वी है। गोखले प्रशस्ति का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1915 ईस्वी है। गोपिका गीति का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1916 ईस्वी है। स्वर्गीय वीणा का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो साथ ही 1916 ईस्वी। सांध्य अटन का 1917 ईस्वी। सुसंदेश 1917 ईस्वी। बाल विधवा 1918 ईस्वी। और भारत गीत का 1928 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, आपके अगले कवि हैं कौन, रामनरेश त्रिपाठी जी। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी जी को हम पढ़ते हैं। इससे पहले कि आप जो हैं साथियों, बिल्कुल ये भी आपके क्या हैं, वेरी वेरी मोस्ट कवि हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है साथियों कि वेरी मोस्ट है। मैं फिर से आपके सामने लगा देती हूँ कि वेरी मोस्ट कवि है। आपको एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, है ना। एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा यहाँ से। हम राम नरेश त्रिपाठी जी की बात करते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी। कोयरीपुर सुल्तानपुर यूपी। कहाँ हुआ था, कोयरीपुर सुल्तानपुर यूपी। निधन कब हुआ था इनका, 1959 ईस्वी में इनका 62 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी है। रचना इनकी अगर हम बात करते हैं तो प्रबंधात्मक खंड काव्य इनके कौन कौन से हैं, मिलन हो गया, पथिक हो गया, स्वप्न हो गया, मानसी। ठीक है। ये इनका मुक्तक
काव्य संग्रह है, संकलित काव्य संग्रह कौन सा? कविता कौमुदी। हम सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रबंधात्मक खंड काव्य कौन कौन से हैं। बिल्कुल साथियों, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना मेरे कहने से, कि आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। मिलन 1917 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। पथिक का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी। स्वप्न का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। इनका मुक्तक काव्य संग्रह कौन सा है? मानसी है एक, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1927 ईस्वी। और फुटकल कविताओं का इसमें संग्रह है, किसमें? मानसी में। ठीक है। इनकी प्रमुख संकलित काव्य संग्रह कौन सा है? तो कविता कौमुदी है, जो कि वेरी मोस्ट है। 1917 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। पहले पूछी गई है, पहले पूछी गई है, फिर कह रही हूँ पहले पूछी गई है। ठीक है। इसके भाग कितने हैं? कुल तो 8 भाग है। यह हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत के लोकगीतों का इसमें संकलन है। ठीक है। लोकगीतों या ग्राम गीतों का जो है इसमें संकलन है। सबसे पहले हम इनकी मिलन जो रचना है, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1917 ईस्वी था। विदेशी शासन से मुक्ति एवं देश के उद्धार की भावना व्यक्त हुई है। देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर युवक आनंद कुमार एवं युवती विजया देश को शत्रुओं से मुक्त करने हेतु नौका पर सवार होकर यात्रा आरंभ करते हैं। तेज आंधी से नौका टूट जाती है। युवक के पिता मुन्नी के प्रयत्न से दोनों के जीवन की रक्षा होती है। शासक दल द्वारा इन इन तीनों तीनों आनंद कुमार, विजय और मुन्नी को, ठीक है, शासक दल द्वारा इन तीनों को मारने का आदेश दिया जाता है। जनता शासक दल का विरोध करती है। अंत में स्वदेश का उद्धार होता है। ये प्रमुख जो है साथियों इसका जो है कथन है, कथानक है। ठीक है। आप इसका विशेष पढ़ सकते हो कि मिलन जो है इनकी रचना इसमें क्या है। तो आप ये बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि इसमें विदेशी शासन के मुक्ति एवं देश के उद्धार की इसमें भावना व्यक्त हुई है। देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर युवक आनंद कुमार एवं युवती विजया देश को शत्रुओं से मुक्त करने हेतु नौका पर सवार होकर यात्रा आरंभ करते हैं। तेज आंधी से नौका टूट जाती है। युवक के पिता मुन्नी के प्रयत्न से दोनों के जीवन की रक्षा होती है। और अगर आगे हम बात करते हैं, शासक दल द्वारा इन तीनों को मारने का आदेश दिया जाता है। जनता शासक दल का विरोध करती है और अंत में क्या होता है? स्वदेश का उद्धार होता है। आगे हम बात करते हैं इनकी दूसरी रचना कौन सी है? पथिक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रबंधात्मक खंड काव्य है ये। और अगर हम बात करते हैं तो उपनिवेशवाद से मुक्ति का भाव प्रकट हुआ है इसमें। जीवन के कष्टों से दुखी पथिक अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग कर प्रकृति के आंचल में शरण लेने को उद्यत होता है। पत्नी उसे रोज खोज निकालती है। साधु द्वारा प्रबोधित होकर पथिक दुखी जनता को राजा के अत्याचार के विरोध में संगठित करता है। राजा द्वारा पथिक को मृत्युदंड दिया जाता है। उसके बलिदान से जनता जागृत होती है तथा राजा को देश से निकाल देती है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इस रचना पर गांधीवाद का प्रभाव है। इस रचना में भारतीय नारी के परमप्रित आदर्शों को भी प्रतिष्ठित किया गया है। इस रचना में जो है द्विवेदी विगिन इतिवृत्तात्मकता शैली की अपेक्षा कथोपकथन शैली का सहारा भी लिया गया है। किसमें? आपके रचना है कौन सी? पथिक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। इसके बाद अगली रचना है आपके स्वप्न, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1929 ईस्वी है। अगर हम इसके कथ्य की बात करते, कथानक की बात करते, साथ ही इसके जो है, तो ये भी आपके क्या है? प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यक्त हुआ है। शत्रु के आक्रमण को रोकने में असमर्थ राजा प्रजा को अपनी रक्षा स्वयं करने की प्रार्थना करता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो युवक राष्ट्र की रक्षा के लिए एकत्र होते हैं। माताएं और पत्नियां युवकों पर गर्व करती हैं। सुमना जो कि नायिका है, लज्जित है क्योंकि उसका पति बसंत कुमार उसके आकर्षण में बंधा होने के कारण देश सेवा के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, सुमना देश सेवा के लिए निकल पड़ती हैं। बसंत उससे प्रेरित होकर उसे और देश सेवा का व्रत लेकर वीरता से लड़ता हुआ सबका नेता बनकर विजयी प्राप्त करता है। ठीक है। हम बात करते हैं साथियों आपके रामनरेश त्रिपाठी जी की। इनके नाटक कौन कौन से हैं? तो दो नाटक इनके सुभद्रा और जयंत। कौन कौन से? एक सुभद्रा है और एक कौन सा है? जयंत नाटक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे इनकी कुछ पंक्तियों के बारे में। इनकी पंक्तियां पढ़ने से पहले साथियों हम थोड़ा सा जो है जो वापस रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। आपके हम पढ़ रहे थे श्रीधर पाठक जी को। पाठक जी की हम बात करते हैं तो ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रवादी कवि हैं। ठीक है। शुक्ल जी ने इनको क्या कहा था? स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक माना था। इन्होंने खड़ी बोली और
ब्रजभाषा दोनों में क्या की रचनाएं की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? गडरिय और दार्शनिक 1885 ईस्वी, एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, उजाड़ उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी, इजावेला 1908 ईस्वी। मौलिक रचनाएं इनकी जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, मनोविनोद इसके 3 भाग थे। प्रथम भाग का प्रकाशन 1882 ईस्वी, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1905 ईस्वी और तृतीय भाग का प्रकाशन 1912 ईस्वी। एक रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपके कौन सी है? गुणवंत हेमंत। कौन सी है साथियों? गुणवंत हेमंत। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1900 ईस्वी है। खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है। ठीक है, काश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ था। आराध्य शोकांजलि 1906 ईस्वी, भारत प्रशंसा 1907 ईस्वी, भारत उत्थान 1906 ईस्वी, वनाष्टक 1912 ईस्वी, देहरादून 1915 ईस्वी, जॉर्ज वंदना 1912 ईस्वी। अगर हम बात करते हैं आगे, गोखले गुणाष्टक 1915 ईस्वी, गोखले प्रशस्ति 1915 ईस्वी, गोपिका गीति 1916 ईस्वी, स्वर्गीय वीणा का प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी, सांध्य अटन 1917 ईस्वी, सुसंदेश 1917 ईस्वी, बाल विधवा 1918 ईस्वी और भारत गीत 1928 ईस्वी। ठीक है, ये हमने जो है इनकी प्रमुख रचनाओं की जो है विशेषताएं देखी थी। उसके बाद उनकी प्रमुख विशेषताएं देखी है। ठीक है, बाद में हमने बात की थी रामनरेश त्रिपाठी जी की। रामनरेश त्रिपाठी की अगर मैं बात करती हूँ तो हमने इनकी बात की थी सबसे पहले जो है प्रबंधात्मक खंड काव्य कौन कौन से थे? बिल्कुल महत्वपूर्ण थे। मिलन था जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी, पथिक इसका प्रकाशन वर्ष कितना था? 1920 ईस्वी और स्वप्न का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1929 ईस्वी। इनका मुक्तक काव्य संग्रह कौन सा है? तो मानसी 1927 ईस्वी। ठीक है, संकलित काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनका कविता कौमुदी। ठीक है, जिसमें जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था। 8 भागों में संकलित है। यह हिंदी और उर्दू, बांग्ला और संस्कृत जो है लोक गीतों और ग्राम गीतों का इसमें संकलन हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। अब इनकी हम जो नाटक की बात की, नाटक कौन कौन से हैं? एक सुभद्रा है और एक कौन सा है? जयंत इनके प्रमुख नाटक है। अब हम बात करने वाले हैं इनकी प्रमुख पंक्तियों के बारे में। पंक्तियां हैं इनकी, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही कीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये इसकी कौन सी है? प्रमुख पंक्ति है जो कि आपके महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, एक पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ठीक है, एक पंक्ति है इनकी, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। एक पंक्ति है इनकी, हे प्रभु, ये तो बिल्कुल पहले पूछी गई तो आपको फिर से ध्यान रखनी है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बिल्कुल ये क्या है? आपके मोस्ट है। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। ये भी जो है बिल्कुल इनकी मोस्ट पंक्ति है। देश प्रेम व पुण्य से तरह अमल असीम त्याग से विलसित। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इनके प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं जो कि विशेष है आपके लिए, बिल्कुल आपको याद रखने हैं, है ना। हम बात करते हैं सबसे पहले, ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। कौन? आपके राम नरेश त्रिपाठी जी। वानर नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। बिल्कुल मोस्ट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? आपके राम नरेश त्रिपाठी जी। वानर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया था। हिंदी के दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि जो है कौन? आपके राम नरेश त्रिपाठी। और प्रथम कौन है साथियों? तो आपके श्रीधर पाठक जी थे। और दूसरे कौन है आपके? तो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, कविता कौमुदी के 8 भाग। प्रथम भाग में जो है साथियों इनके ग्राम गीत में लोक गीतों का संग्रह है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी ने राम की शक्ति पूजा को बिच्छू उतारने का मंत्र कहा था। किसको? राम की शक्ति पूजा को क्या कहा था? बिच्छू उतारने का मंत्र कहा था। किसने? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। संक्रमण रोग से ग्रस्त होने पर त्रिपाठी जी जयपुर रियासत के सीकर ठिकाने के फतेहपुर गांव में सेठ राम वल्लभ नेवारिया के यहाँ रहने लगे तथा यहाँ हे प्रभु आनंददाता की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, यहाँ तक हो गए आपके इनके विशेष तथ्य। इसके बाद आगे हम बात करेंगे साथियों इनके प्रमुख जो क्या है, यहाँ पे हम इनकी पंक्तियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनकी पंक्तियां कौन कौन सी हैं? इनकी पंक्तियां हैं,
सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कथन आ गए। यहाँ पे कथन कौन कौन सी पंक्तियां हमने देख लिया, अब इनके कथन के बारे में चर्चा करेंगे। इनके कथन भी महत्वपूर्ण है रामनरेश त्रिपाठी जी के। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, काव्य क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वतंत्रता का आभास श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। ये कथन जो है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी ने ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए नूतन कथाओं की उद्भावना की है। कल्पित आख्यानों के प्रति यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाषा सूचित करता है। ये कथन भी किसका था? तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। इसके बाद शुक्ल जी का एक कथन और है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया था। और बिल्कुल ये आपके जो कथन क्या है, मोस्ट है। ठीक है। शुक्ल जी का एक कथन और है जो कि मोस्ट है आपके सामने, वो है त्रिपाठी जी की भाषा जो है परिष्कृत खड़ी बोली है। इसमें इन्होंने कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों और उर्दू के छंदों का व्यवहार भी किया है। और ये भी आपके जो है साथियों वेरी मोस्ट है, मेरे कहने से इसको मोस्ट लगा लेना। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी में जहाँ स्वतंत्रतावाद का सहज उल्लास है, वहीं भाषा का अनुशासन भी पूरा है। ये कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। एक कथन आपके सामने बच्चन सिंह का है। इन तीनों खंड काव्यों द्वारा जनतंत्र के तीन खतरों, विदेशी शासन, एक तंत्र और आक्रमणकारी शत्रुओं से अवगत कराया गया है। ये कथन किसका है? आपके बच्चन सिंह जी का है। ठीक है। साथियों अब यहाँ मैं बात करती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना। इसके बाद आप चैनल को लाइक कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ये भी कह दें कि मैडम क्लास बहुत अच्छी थी, है ना। इसके बाद अगर साथियों अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो मैंने जो है यूजीसी नेट वालों के लिए एक मैराथन लगा रही हूँ जिसमें नाटक, फिर एक मैराथन में आपके जो है उपन्यास करवा दूंगी। कंप्लीट आपके यूजीसी नेट में लगे हुए हैं, एक में आपके निबंध और एक में आपकी कहानियाँ। ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास अगर अपने पास समय बचा तो, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है सिर्फ और सिर्फ, तो बहुत कम टाइम है आपके पास मुश्किल से। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मैराथन पढ़ के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, है ना। कविता कौमुदी की मैंने, क्योंकि ये प्रश्न क्या है पहले काफी बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया है। कविता कौमुदी का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1917 ईस्वी है। ठीक है। 8 भागों में संकलित थी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत लोकगीतों और ग्राम गीतों का इसमें संकलन है। ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी जो है इसके लेखक है, रचनाकार है। ठीक है। साथियों यहाँ तक हो गए अपने रामनरेश त्रिपाठी जी खत्म। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कल बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की। उसके बाद हम बात करने वाले हैं साथियों आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, आपके महत्वपूर्ण कवि है जहाँ से हर बार आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत डीपली से पढ़ने वाले हम इनको। उसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं, आपके आगे कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी हालांकि भी बहुत सारे कवि बचे हुए अपने, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल उनको मैं करवा दूंगी। आप अंत तक मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना, ताकि मैं जो मोटिवेट होती रहूँ और आप लोगों को भी पढ़ा दूँ। ठीक है। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप लोग ये इतने डीपली नोट्स पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट इससे मिलने वाला है, और एग्जाम में प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए धन्यवाद। अपनी क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें हमने श्रीधर पाठक जी को पढ़ लिया और आपके किसको, अपने रामनरेश त्रिपाठी जी को भी पढ़ लिया। ठीक है। बाकी की बात हम कल की क्लास में करने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, आज के लिए यही धन्यवाद।